प्राकृतिक घटना है, नेचुरल। ग्रहादि जो है वो सौर मंडल का राजा है सूर्य, उसका पूरे सौर मंडल पर प्रभाव पड़ता है। और इसका जो पृथ्वी के अंदर जो धातु उत्पन्न होती है, जो वनस्पति में रस उत्पन्न होता है, हमारे ऋषियों ने तो इस घटना को पहले ही, अभी आप देखिए अंतरिक्ष युद्ध की बात चलने लग गई है कई जगह पर, का अंतरिक्ष में सैटेलाइट खत्म तो नहीं कर दी जाएंगे। हमारे ऋषियों ने उस बात को पहले ही अध्ययन कर लिया, इसीलिए हमारे यहाँ द्युलोक में शांति, उसके नीचे अंतरिक्ष लोग हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटे छोटे जवाब, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट में हम अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करें, जब इन तस्वीरों को वो देख रहे हैं तो इन तस्वीरों में उनके लिए क्या मायने छिपे हुए हैं। और प्रतीक भट्ट जी, यहाँ पर सवाल आपसे भी है। सवाल इसलिए है क्योंकि हम जब एक नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं या एक खगोलीय घटना की बात करते हैं, लेकिन जिंदगी में ह्यूमंस के जो इंसान के सितारे हैं, अक्सर कहा जाता है बुलंदी पर हैं या गर्दिश में हैं। ये जो सूर्य ग्रहण है, पार्शियल सूर्य ग्रहण है, ये पूरा संयोग क्या है? देखिए, पार्शियल सूर्य ग्रहण जो होता है वो ये कि पूरी तरह से सूर्य नहीं ढक पाते हैं, जब तब वो पार्शियल होते हैं। जब चंद्रमा पूरा बीचों बीच आ जाता है तो रिंग ऑफ फायर वलयाकार हो जाते हैं। एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, जिसमें कि पूरी तरह से वो ढक जाता है। तो आंशिक में ये तो आप मान लीजिए, जैसे कि अगर आपके एक फिंगर में चोट लगी है तो पेन तब भी होगा, लेकिन अगर पांचों में है तो आंशिक में थोड़ा सी ये राहत जरूर रहेगी कि ये इतना सूर्य इम्पैक्टेड नहीं हुए हैं। सूर्य प्लैनेट ऑफ एनर्जी, प्लैनेट ऑफ लाइट, और ख़ास तौर से बॉडी में आत्मा के कारक, डाइजेशन के कारक, विटामिन डी के कारक, तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट होती है, वनस्पति इम्पैक्ट होती है। और देखा भी जाता है अगले 14 दिन तक छोटा मोटा जैसे सुनामी हो गई या छोटे मोटे भूकंप हो गए, वो देखे भी जाते हैं। एक न्यूज़ चैनल पे हम लोग कुछ टाइम पहले बैठे थे, जिसमें शास्त्रों में साफ लिखा था पौष मास में एक पखवाड़े में पड़े हुए सूर्य और चंद्र ग्रहण के बाद भारी तबाही आती है। साल था 2019, महीना था दिसंबर का, और 2020 हम सब कभी नहीं भूल सकते हैं। कोविड आया और उसने ज़िंदगी बदल दी। तो इसलिए किसी भी तरह के ग्रहण का प्रभाव बहुत रहता है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, डरना मना है, सावधान रहना है। तो देखिए, सावधान क्या रहना है, प्लैनेट ऑफ एनर्जी नहीं है, एनर्जी डाउन रहेगी, हमारे अंदर नकारात्मक ख्याल आ सकते हैं, इसलिए हमें दूर रहना है। बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, धूप नमी से लेके सब मारती है, बैक्टीरिया मारती है, सूर्य की एनर्जी बैक्टीरिया मारती है, वो इम्पैक्टेड हुई है, इसीलिए इस दौरान खाना ना खाइए। ठीक है, आचार्य सचिन शिरोमणि जी, यहाँ पर स्वास्थ्य की बात हो रही है, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ ये अभी जो कहा प्रतीक जी ने कि ये अक्सर जब ग्रहण आता है तो अपने साथ तबाही भी लेकर आता है। ये जो पार्शियल सूर्य ग्रहण है, आंशिक सूर्य ग्रहण है, इससे कितना डरने की जरूरत है यहाँ पर? देखिए, ये पार्शियल है, यानी कि ये पूर्ण रूप से ग्रसित नहीं है सूर्य, पूर्ण रूप से ये पूर्ण ग्रहण नहीं कहा जा सकता। इसे ग्रस्तास्त, यानी कि सूर्य जब अस्त हो रहे हो और जब वो ग्रस्त हो जाएं तो इसे बोलते हैं ग्रस्तास्त, यानी कि अस्त होते हुए सूर्य को ग्रहण है। तो इसका मेजर तो साइड इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि सूर्य सेहत का कारक है। तो सबसे पहले, जैसे कि सूर्य आत्मा का भी कारक है, सूर्य एनर्जी का, प्रकाश का कारक है, तो थोड़े समय के लिए, लगभग एक पक्ष यानी कि 15 दिन के लिए आने वाले समय में हमें अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब आप इसे इस पक्ष से भी देख सकते हैं कि भाई मौसम बदल रहा है, तो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तो भी हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। इस समय बैक्टीरिया फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे में भोजन नहीं करना चाहिए, और हो सके तो अपने खाने में तुलसी पत्र या कुशा का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो बैक्टीरिया किसी भी तरीके से ना फैले और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। तो ये सारे एहतियात यहाँ पर बरतने की जरूरत है। आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी, सूर्य ग्रहण अभी करीब कहना चाहिए 45 मिनट का और वक्त बाकी है, और कौन कौन से एहतियात यहाँ पर बरतने की जरूरत है? और उसके बाद आंचल जी, मैं आपसे ये जानूंगी, जो दर्शक इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस, उन्हें किस तरह की सावधानी की जरूरत है? सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि एकदम डायरेक्ट इसे नहीं देखा जाना चाहिए, फिल्टर के माध्यम से देखा जाना चाहिए, दूसरे इक्विपमेंट्स के माध्यम से इसे देखा जाना चाहिए, लेकिन आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी। अदिति जी, जैसा कि बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, मैं सबसे पहले यही बताऊंगा, ग्रहण के समय आजकल तो विज्ञान ने हमारे पास, जो विज्ञान का हम सदुपयोग करें, उस रूप में करें, बड़े प्रयोग हो रहे हैं। हम टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर में देखें और सूर्य को प्रत्यक्ष न देखें, और यदि टीवी चैनल कहीं दूर है, नहीं है, तो उस समय आप
अपना जप करिए, ध्यान करिए, प्रभु का चिंतन करिए। चिंतन से ही दूसरे के हित की भावना हृदय में आती है और विविध जो राशियां हैं उन पर पड़ने वाला जो दुष्प्रभाव है वो दूर होगा। सबसे बड़ी बात मैं और कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ भगवान शिव और शक्ति को सर्वाधार माना गया है। शिव शक्ति की आराधना चाहे शिवात्मक रूप में हो, चाहे रुद्रात्मक रूप में हो, चाहे भगवती का सौम्य रूप हो, चाहे संहार कारिणी चंडिका रूप हो, उस समय हम चाहे शत्रु विनाश कारिणी हो, हमारे वायु शत्रु हैं, चाहे काम क्रोध रूपी आंतरिक शत्रु हैं, उनका हनन करने वाला जो उनका स्वरूप है उसका चिंतन करें। मंदिर बंद करने वाला बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। हमारे यहाँ मंदिरों में जो शास्त्रज्ञ विद्वान आचार्य रहते हैं वह उस समय उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए वो जब तब करेंगे, न कि इधर पूजा पाठ में ध्यान रहेगा। इसलिए वो क्षण उनके लिए, जैसे कई दफे हम देखते हैं नॉर्दर्न ग्रिड चला जाता है, सारी रेलें थम जाती हैं, चैनल थम जाते हैं, उसी प्रकार से खगोल में जो घटना हो रही उस समय, चाहे वो स्वाध्याय में है, चाहे वो ज्योतिष के गणित में है, वो गणितज्ञ उसकी गणना को करेंगे। और आम जनता का कार्य है नदियों में स्नान करना, पोखर में स्नान करना और मंत्र जाप करना, सूर्य को प्रत्यक्ष निर्देश करके चिंतन मनन भजन। क्योंकि भारत का मतलब, अदिति जी, भारत का तात्पर्य ही यही है। भा माने प्रकाश और रत माने लगा रहना। जो ज्ञान के प्रति, खोज के प्रति सतत लगा रहे वही भारत है, वही कुतूहल इस समय विश्व में जो छाया हुआ है। आपको एक हल्का सा जी बिल्कुल। अब मैं हमारे साथ फॉर्मर साइंटिस्ट सृजन पाल सिंह जी हैं भुवनेश्वर से। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। सृजन पाल सिंह जी, अगर आप भी इन तस्वीरों को देख पा रहे हो, एक तो जब सोलर इक्लिप्स की जो अलग अलग स्टेजेस होती है, इन तस्वीरों में आप क्या देख पा रहे हैं, आप इन तस्वीर को कैसे एनालाइज करेंगे और साइंस के लिहाज से, विज्ञान के लिहाज से आज जो ये तस्वीरें हैं ये कितनी अहम और कितनी जरूरी? जी, जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक है। ये एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है जो हमारे पृथ्वी पर होता है। जो हम यहाँ तस्वीरें देख रहे हैं और शायद आकाश में भी, भारत में भी अब दिख रहा है, वो ये है कि एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ये जो काला हिस्सा दिख रहा है ये चंद्रमा की छाया है और जो ये पीला या लाल हिस्सा दिख रहा है वो सूर्य है। और चंद्रमा बहुत मुश्किल से सूर्य को एक हद तक ढक पा रहा है और ये एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स है। चंद्रमा बहुत छोटा है, सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन सूर्य बहुत दूर है, 15 लाख किलोमीटर दूर है। चंद्रमा महज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और चंद्रमा महज 4 लाख किलोमीटर दूर है। और इसलिए 400 गुना ज़्यादा पास है चंद्रमा सूर्य के मुकाबले और इसलिए उसको ढक पा रहा है। ये ऐतिहासिक फ़ोटो इसलिए है बिकॉज हम लोग काफ़ी बात कर रहे थे कि इसके क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, क्या इसका अभिप्राय हो सकता है। पृथ्वी एक बहुत ही विशिष्ट ग्रह है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, लाखों बच्चों को मैंने पढ़ाया है खगोल शास्त्र के बारे में, और मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि हम दूसरे ग्रहों में जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा। अगर आप बुध ग्रह यानी मरकरी पे जाएं या वीनस पे जाएं, शुक्र ग्रह पे जाएं, तो आपको कभी भी सोलर इक्लिप्स नहीं दिख सकता, उनके पास कोई चंद्रमा ही नहीं है। अगर आप मंगल ग्रह पे जाएंगे तो उसके पास 2 छोटे छोटे चंद्रमा हैं और उस वजह से वहाँ पर भी सोलर इक्लिप्स नहीं हो सकता। बृहस्पति के अलावा अगर हम छोड़ दें तो शनि और यूरेनस और नेपच्यून, उन सब पे वैसे तो सोलर इक्लिप्स हो सकते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। बृहस्पति और पृथ्वी सिर्फ 2 ऐसे ग्रह हैं जहां पर सोलर इक्लिप्स अक्सर होते हैं। बृहस्पति पे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन होता है, लेकिन पृथ्वी पे भी साल में 3-4 बार हमें सोलर इक्लिप्स दिखता है। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जहाँ पे हमें खगोल का एक इतना विरला, इतना रेयर नज़ारा दिखता है। यहाँ पे मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन होगा सृजन जी, वो सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस वक्त इस बात को लेकर है, ये जो सूर्य ग्रहण है, इससे पहले भी सूर्य ग्रहण हुआ है, ये जो सूर्य ग्रहण है ये कौन से सवालों के जवाब, अगर हमारे प्लैनेट की बात करें या फिर हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करें इस प्लैनेट पर, ये क्या कुछ ऐसे सवाल जिसके जवाब साइंटिस्ट या खगोल शास्त्री इस वक्त तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे और ये दे सकता है उस लिहाज से? देखिए, कोई भी ये ऑब्वियसली एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है, तो साइंटिफिक एंगल से हम इसको स्टडी करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है किसी लाइफ फॉर्म पे या इन सब चीज़ों पे हमने स्टडी किया है। कुछ ऐसा कोई बहुत विशिष्ट हमें परिणाम नहीं मिला कि इससे कोई लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन नेवरदिलेस पृथ्वी, जैसा मैंने आपको बोला, सिर्फ 2 ही ऐसे ग्रह हैं, बृहस्पति और पृथ्वी, जहाँ पर ये अक्सर होता है, बाकी सब पे बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है किसी भी प्लैनेट के लिए।
कि उसके सूर्य को उसका सैटेलाइट, यानी हमारा मून हमारा सैटेलाइट है, वो उसके ढक दे। ये एक बहुत ही विरला मोमेंट होता है, लेकिन आगे चल के जब हम और प्लैनेट्स पे रहेंगे शायद उस परिदृश्य अगर हम देखें तो इसको स्टडी करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी होंगे जहाँ पे बार बार, जैसे बृहस्पति, जहाँ पे बार बार आपको सूर्य ग्रहण होता रहेगा, तो उसको स्टडी करना आवश्यक है। इस अगर कॉन्टेक्स्ट में आप मुझे को 1 मिनट और दें तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी रोचक कथा सुनाता हूँ जो मैंने किताब में अपनी लिखी थी, और इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने उसके बारे में क्यों जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहानी सिखाएगी आपकी सत्य क्या था। 1504 की बात है, फरवरी 1504। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज करी, वो स्पेन से चौथी बार इनफैक्ट वो स्पेन से अमेरिका की तरफ जा रहे थे, और वो जमैका नाम के एक आइलैंड पे रुक गए। उनकी शिप टूट गई, कुछ शिप टूट गई, कुछ बच गई, तो वो जमैका पे जाके रुक गए। जमैका वेस्ट इंडीज़ में है। वहाँ पर जो मूल निवासी थे, जिनको आरावाक बोलते थे, वो मूल निवासी उनको पसंद नहीं करते थे, वो उनको मार भगाना चाहते थे, और अगर मार भगाते तो शायद यूरोपियंस कभी भी अमेरिका पे कब्जा ना कर पाते। और उसके बाद जब उनको मार भगाने वो गए तो क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि खगोल शास्त्री भी थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि 1 मार्च 1504 को एक लूनर इक्लिप्स होगा, सोलर नहीं, लूनर इक्लिप्स होगा, क्योंकि उनको पता था खगोल शास्त्री की कब क्या क्या होता है। मूल निवासियों को ये बात पता नहीं थी, उनको लगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस मजाक कर रहे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा तो देखना, और जब 1 मार्च आई और वाकई लूनर इक्लिप्स आया तो क्रिस्टोफर कोलंबस की बात, भविष्यवाणी सत्य हो गई। मूल निवासियों ने कभी खगोल शास्त्र का अध्ययन नहीं किया और इसलिए उन्होंने उसके आगे घुटने टेक दिए। अमेरिका के आइलैंड पर स्पेनिश लोगों का कब्जा शायद इसलिए हुआ क्योंकि जो मूल निवासी थे उन्होंने खगोल शास्त्र ठीक से नहीं पढ़ा, इसलिए ग्रहण को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है विश्लेषण करना। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रमेश चंद्र कपूर है। डॉक्टर रमेश चंद्र कपूर, हम एक नहीं बल्कि कई तस्वीरों के माध्यम से सूर्य ग्रहण को लेकर जो एक तरह का कौतूहल है, जिज्ञासा है, वो भी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो सूर्य ग्रहण के डिफरेंट स्टेजेस हैं वो भी दिखा रहे हैं, और तस्वीरें ना सिर्फ भारत से दिखा रहे हैं बल्कि दुनिया भर से दिखा रहे हैं। आप इस सूर्य ग्रहण को, पार्शियल सोलर इक्लिप्स को, आपका एनालिसिस क्या कहता है, आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, मेरे लिहाज से हर ग्रहण जो है वो एक ज्ञान पर्व है। इसमें ज्ञान की गंगा जो है बहनी चाहिए। स्कूल में जो है डिबेट्स होनी चाहिए। स्कूल के टीचर्स बच्चों से कहें कि भाई तुम लोग पिन होल कैमरा बनाओ, जिसका सबसे अच्छा होगा उसको इनाम मिलेगा। इस तरह से जो है अवेयरनेस जो है वो फैलनी चाहिए लोगों के सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रहण के कारण अगर लोगों के मन में कोई आशंका है, उस आशंका को दूर किया जाना चाहिए। तो पहली बात यह है कि जैसा कि हम पिछले सेशन में भी बात कर चुके हैं कि आपके खाने के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, और जो है सिर्फ इतना ही ख्याल रखना चाहिए कि कौतूहलवश अगर आप कोरी आँख से सूर्य की ओर देखेंगे ग्रहण की अवस्था में या वैसे भी, तो आपकी आँख को नुकसान पहुंच सकता है। तो मेरे पास जैसे एक ये ऐसे गॉगल्स हैं, और ये इसमें एक माइलर फिल्म लगी है ND+5 की, तो सूर्य की रोशनी को करीब 1 लाख गुना कम कर देती है। तो इसके ज़रिए हम सीधे सूर्य को देख सकते हैं। तो ऐसे गॉगल्स मिलने चाहिए बाज़ार में, लेकिन वो स्टैंडर्ड किस्म के होने चाहिए ताकि आपकी आँख को कोई नुकसान ना पहुँचे ऐसी किसी सब स्टैंडर्ड चीज़ से। तो सिर्फ बात देखने की है, हम लोग तो तस्वीरें लेते हैं, और हमारे लिए जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए हम लोग हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। हमारे पास विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं, तो हम स्टडी करना चाहते हैं इस सब। यहाँ पर अभी आपने सुना आचार्य सचिन शिरोमणि जी ये कह रहे थे कि खाना खाना है, खाना खा लीजिए। साइंस तो कुछ और ही कहता है और एस्ट्रोलॉजी कुछ और। इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा कि विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी के बीच एक तरह का टकराव भी है। देखिए, वैज्ञानिक घटना है, खगोलीय घटना है, हम इसे मान सकते हैं, लेकिन इस आधार पर यह कह देना कि आप इस समय खाना खा लीजिए, क्योंकि सूर्य जो है आत्मा का कारक है, सूर्य आपके स्वास्थ्य का कारक है, और यही सूर्य जब ग्रसित होता है और यही सूर्य पर जब ग्रहण लगता है, माना कि ये खगोलीय घटना है, नो डाउट, कोई संशय नहीं है, लेकिन इस दौरान थोड़ा सा समय रुक के और आप खाना खाने से बचें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि सूर्य जो होता है इस समय पृथ्वी पर नमी होने के कारण, या जिस भी बैक्टीरिया को अगर जो खत्म करना है तो सूर्य का प्रकाश उसके अंदर काफी मददगार होता है, और इसी समय जब ग्रहण लगता है तो सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, जो कि हमारे खाने को अशुद्ध हो सकता है, कर सकता है, और इसी समय हम इससे
खाना खाने के लिए लोगों से कहते हैं कि थोड़ा सा आप बचिए, उसके बाद या आपको बहुत ही जरूरी है खाना। तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, हमारी जो माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए इस पर कोई नियम लागू बिल्कुल नहीं होता। आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी, खाना खाना है नहीं खाना है, साइंस का व्यू पॉइंट अलग है यहाँ पर और एस्ट्रोलॉजी का व्यू पॉइंट अलग है, तो टकराव तो दोनों में है। अदिति जी बहुत रोचकता आ रही है, बहुत आनंद भी आ रहा है। देखिए, इस बात पर मुझे बिल्कुल कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि आज हमारी जो शिक्षा पद्धति में कुछ पहले भी लोग थे जो कॉन्वेंट से पढ़ के गए, वहाँ से गए, वो हमारे भारतीय सभ्यता को हर जगह किसी प्राचीन गणित को, प्राचीन परंपरा को नकारना एक धर्म ही बन जाता है। जबकि पाश्चात्य जगत में आज भी जहाँ नासा जैसी संस्थाएं हैं, उनके यहाँ पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है, उसको नकार नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चाहे वो बहुत बड़े बड़े प्रयोग आ रहे हैं। अच्छा, और गणित के विषय में जिस यूरोप में 10 महीने का वर्ष होता था, दिसंबर आखिरी 10वां महीना होता था, फिर 2 महीने बाद में ऐड किए गए, तो बाद में उनका दिसंबर माने 10 और वो बना दिया उन्होंने 12वां। तो ये ऑक्ट माने 8, लेकिन कहेंगे 8 और महीना है 10। ये मेरा एक निवेदन ये है, हमारे परंपराओं में जो हमारे ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने जो बोला हुआ है, जो कहा हुआ है, उसके पीछे के निहितार्थ, उसके पीछे का कुतूहल, उसके पीछे छुपा हुआ उत्सव, उसके पीछे छुपा हुआ जनमानस को जोड़ने की जो भावना थी। अब मैं निवेदन करूंगा, सारे इसरो के साइंटिस्ट या नासा के साइंटिस्ट थोड़ी सारे देश के 135 करोड़ लोग बन जाएंगे। कोई साहित्यकार बनेगा, कोई संगीतकार बनेगा, कोई पत्रकार बनेगा, कोई नेता बनेगा, ये सारा समग्र चिंतन है। तो हमें समग्रता का अध्ययन करते हुए, अच्छा एक बात बताइए, भोजन करो भोजन करो, भैया जी इतना जोर भोजन में क्यों दे रहे हो? हमारे यहाँ तो उपवास करने से पेट की शुद्धि होती है ना। 30 दिन तक रमजान के रोजे भी रहते हैं, निर्जला की एकादशी भी होती है, सारा। लेकिन सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन खाओ खाओ खाओ, ये एक प्रकार की हठ धर्मिता है और वो ठीक नहीं है। क्या ये डॉक्टर रमेश चंद्र कपूर हठ धर्मिता है साइंस के लिहाज से? देखिए, हमारा प्रयास जो है इस बारे में, अगर कोई भ्रम है वो दूर करने का है, सिर्फ उतनी ही बात हमने कही है। इसके अलावा जो है लोगों की अपनी चॉइस है, वो जो मर्जी करना चाहते हैं वो करें। हमारा अपना एक फर्ज है जो कि हम उसको निभाते हैं। लेकिन ये टकराव क्यों है? ये ऐसा क्यों लगता है कि एस्ट्रोलॉजी और साइंस जो है वो एक दूसरे के पूरक होने के बजाय, जो कि वो हो सकते हैं टू एन एक्सटेंट, एक दूसरे के वर्सेस क्यों दिखाई देते हैं, एक दूसरे के आमने सामने क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, विज्ञान में जो पद्धति है शोध कार्य की, जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, उसमें दूसरी चीज़ों को भी फिट होना चाहिए। अगर कोई दूसरी तरह का तर्क है तो वो हम उसको अपनी ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट की कसौटी पे कसेंगे, उसके तर्क को हम पहचानेंगे कि भाई ये इसमें जो कही गई बात है उसमें कितनी गंभीरता है। तो इसी प्रकार से जो है विज्ञान तो आगे बढ़ता है, तभी जो है इतनी तरक्की हो सकी है। बाकी जो है जो चीज़ हम जिससे हम सहमत नहीं हो सकते हैं तो फिर हम उसको नहीं स्वीकार कर सकते। यहाँ थाली की कटोरी लेके बाहर प्रयोग करिए ना। इस समय साइंटिस्ट हम तो ये कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं, हम विज्ञान के साथ हमें ज्योतिर्विद हैं, ज्योतिष तो गणित का विषय है, और उसके साथ धर्मशास्त्र भी है, लोक रीतियाँ भी हैं, उसके अंदर उत्सव भी है। हमारे साथ इसरो के साइंटिस्ट विनोद श्रीवास्तव जी भी हैं। विनोद श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया भर से दिखा रहे हैं और अलग अलग स्टेजेस की दिखा रहे हैं। अपने आप में बहुत कुछ एक्सप्लेन ये तस्वीरें भी कर रही हैं। सबसे पहले तो आपका एक्सपर्ट कमेंट। नमस्कार जी। जब ये इस तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं तो इसरो 2010 में उन्होंने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कि 2 दिनों के अंतराल में 10 साउंडिंग रॉकेट कुंभा और श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए। इन रॉकेटों को छोड़ने के बाद में जो उसे डेटा मिला है, उससे हम लोगों ने क्या पता कर रहे थे, जब ये सोलर इक्लिप्स शुरू होता है
तो एक सडनली एक तरह का सोलर रेडिएशन है जो कि कट ऑफ हो जाता है। इस कट ऑफ होने से इक्वेटोरियल आयनाइजेशन में अनामली, इक्वेटोरियल टेम्परेचर और विंड में अनामली मतलब में भेदभाव आने लगता है। तो इसकी स्टडी करने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट 2010 में किए गए। अब जो आजकल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय वो एक आस्था का विषय है, लेकिन वैज्ञानिक में क्या चेंज होता है इसको पता करने के लिए हमने हमारे इसरो से 10 रॉकेटों का प्रक्षेपण करके उसकी एनालिसिस की गई। उसको मालूम करने के लिए हमारे जो पेलोड थे साउंडिंग रॉकेट के लैंडोर प्रोब्स थे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाने के लिए जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे रीजन है उसमें की रीजन है प्लाज्मा वेव का जनरेशन किस तरह से हो रहा है इसका पता लगाया गया। और इनके पेलोड में ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। जब रॉकेट ऊपर जाता है तो अपने से वो एक ट्रेल छोड़ता जाता है। उससे पता लगता है कि जिस समय सूर्यग्रहण पड़ रहा है तो जो हवा का रुख है 0 से लेके करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक किस तरह से चेंज बदल रहा है उसको हम लोगों ने फोटोग्राफी की तरह से पता किया। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और न्यूट्रल विंड इस तरह के प्रोब से ई रीजन में बहुत सारे अनियमितताओं को अनामलीज को स्टडी किया गया। तो ये तो सूर्य ग्रहण का हुआ जो हम लोग आजकल बात करते हैं, वो बात करते हैं आस्था के बारे में। तो वैज्ञानिक और आस्थाओं के बीच में थोड़ा बहुत समन्वय नहीं हो पाता है। तो वैज्ञानिक अपनी बात रखते हैं और जो लोग आस्था में विश्वास करते हैं वो अपनी बात रखते हैं। नहीं, हमारी आस्थाएं विज्ञान से जुड़ी रही हैं। कभी भी हमारी खोखली आस्थाएं नहीं रही। सनातन वैदिक धर्म में चाहे वैदिक गणित हो, चाहे हमारा आर्यभट्ट जी का भी विरोध हुआ, लेकिन बाद में लोगों ने स्वीकार किया। ऐसा नहीं है। ज्योतिष को, गणित को, ज्योतिष माने गणित, विज्ञान प्रयोग है, खोज करेगा। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले, 30 साल 40 साल हो गए, हम जब स्कूल पढ़ते थे मलेरिया का रोग होता था तो डॉक्टर कहते भैया ये दवाई ले जाओ, कुनैन की गोली, क्लोरोक्विन। बोले बिल्कुल ध्यान रखना, खाली पेट खाना। आप कहते भैया आधा बिस्कुट जरूर खा लेना। ये भैया प्रयोग चल रहे हैं। अभी वैक्सीन में भी प्रयोग हुआ। विज्ञान स्वीकार्य है, अच्छा है कार्य, उसको कोई नकारता नहीं। लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहूँगा विज्ञान से जुड़े हुए कुछ लोग जिनकी शिक्षा का ध्येय पाश्चात्य रहा है, पाश्चात्य शिक्षा को वो ज़्यादा अलंकृत करके उसको भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रति हीन भावनाएं प्रकट करना। ठीक है। आप कह रहे हैं कि आपकी जो आस्था है और जो आपका शास्त्र है वो एक्सपीरियंसेस पर, प्रैक्टिकलिटी पर और साथ ही प्रूवन फैक्ट्स पर बेस्ड है। सृजनपाल सिंह जी, सवाल वही है जिस सवाल के साथ हमने आज इस बहस की शुरुआत भी की थी कि जिस समन्वय की ज़रूरत अक्सर इस तरह की घटनाओं में महसूस की जाती है कि होनी चाहिए साइंस यानी विज्ञान और साथ ही एस्ट्रोलॉजी के बीच, वो इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। इसकी वजह क्या लगती है? क्या ये दोनों टकराव पर है या एक्चुअली दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है जो बेटर रिजल्ट्स दे सकता है? सवाल विज्ञान और आस्था का नहीं, ज्ञान का है। ज्ञान क्यों होता है? ज्ञान होता है सत्य की खोज, और सत्य की खोज करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटेशन भी करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है, हमें एनालिसिस भी करना पड़ता है। लेकिन सत्य की खोज में हमारे पास 2 चीज़ें अवश्य होनी चाहिए, 2 हथियार। पहली है विनम्रता। विनम्रता इस बात की कि आज जो मैं जानता हूँ या आप जानती हैं या कोई भी जानता है, हो सकता है कि कोई कल उसको डिस्प्रूव कर दे और आपको एक नया ज्ञान मिल जाए और आपका पुराना ज्ञान आपको त्यागना पड़े। ये विनम्रता होती है। और दूसरी बात होती है उसको प्रगतिशील होना होता है। उसे आने वाला जो डेटा आ रहा है, जैसे जैसे नए नए रिजल्ट और एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, आपको अपना ज्ञान बदलते रहना होगा। अगर आप भारत की, क्योंकि हमारे बीच जो आचार्य मौजूद हैं वो ये कह रहे थे कि भारत जो है ऐतिहासिक रूप से आर्यभट्ट और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाम लिए जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं अपने अपने समय के, और उस समय विज्ञान और ज्ञान एक दूसरे रूप में था और अब एक नया एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, नई चीज़ें आई हैं। शायद हम दोनों को एक दूसरे से सीखना है और एक दूसरे जो हम जानते हैं और मानते हैं, हमें उसको फैक्ट की कसौटी पर देख करके अपने जो बिलीफ है, जो हम मानते हैं, शायद उसको भी बदलने की आवश्यकता है। मुझे, क्योंकि हो सकता है देखिए खाना खा लेना या नहीं खाना ये पर्सनल चॉइसेस है, परंतु भय की वजह से खाना ना खाना या कुछ नहीं करना, इसमें मुझे सवालिया निशान लगता है। किसी का खाना खाना, उपवास रहना उसकी मर्जी है, लेकिन भय से नहीं होता वो। तो भय नहीं होना चाहिए। ज्ञान को तो भय को हटाना है, ज्ञान को भय फैलाना नहीं है।
ठीक, और ये इसलिए अच्छी मुझे बात लगता है, है बहुत कि बड़ी बात आपकी आपने बात कही एकदम है। सही है। आचार्य सचिन शिरोमणि जी, यहाँ पर इन्होंने कहा कि सवाल विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी का नहीं, सवाल ज्ञान का है और ज्ञान भय से नहीं आ सकता। मैं आपसे ये जानना और समझना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक करोड़ों की संख्या में न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में आपको इस वक्त देख रहे हैं, जी ये किस राशि के लिए कितना शुभ या कितना मुश्किल भरा है? सबसे पहले तो मैं इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा और सराहूंगा भी कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। जब पुराने जमाने में लोग कुंडली देखते थे तो सिर्फ जन्म कुंडली के आधार पर ही उसका विश्लेषण कर देते थे, उसके बारे में प्रिडिक्ट कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर बना और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ी, तो हमें हाथों हाथ जो है जन्म कुंडली का निर्माण भी हो जाता है। वहां से हम D9 जिसे हम नवमांश कुंडली बोलते हैं, उसे बनाने में भी उसका 9वां भाग देखा जाता है राशि का, 3 से लेकर 3:20 तक। तो उसमें जो है हम उसको इमीडिएटली बना भी लेते हैं और उसका रीडिंग भी हो जाती है और प्रेडिक्शन भी कर पाते हैं। तो ये तो हो गई विज्ञान की बात। अब जन्म कुंडली, जब आकाश में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसको देखकर ही जन्म कुंडली का निर्माण होता है। ये हो गई यहाँ पर ज्योतिष विज्ञान की। तो मैं ये मानूंगा ज्योतिष और विज्ञान अगर एक दूसरे के साथ मिल जाए तो और ज्यादा बेहतर ये कार्य आगे जाकर कर सकते हैं। बात उन लोगों की करते हैं जो लोग राशि के आधार पर जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है तुला राशि, स्वाति नक्षत्र और प्रीति योग में लग रहा है। तो तुला राशि सूर्य की अपनी नीच राशि होती है और ये ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण है। ग्रस्त यानी कि सूर्य जब अस्त हो रहे होते हैं और उस समय जब पीड़ित हो जाएं, ग्रस्त हो जाएं, तो उसे हम ग्रस्तास्त बोलते हैं। तो ऐसे समय ज्यादा इसका दुष्प्रभाव नहीं आने वाला। लेकिन विशेष तौर पे जो लोग हमें सुन रहे हैं जी के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पे मैं ध्यान रखने की एक अपील जरूर करूंगा। किनसे कहेंगे आप ये वृश्चिक राशि वालों से? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये तुला राशि और स्वाति नक्षत्र के अंदर है। यहां वृश्चिक राशि वालों की भी बता दूं कि राशि से 12वें घर के अंदर ये जो ग्रहण है उनके स्वास्थ्य पर कुछ अच्छा प्रभाव नहीं डालने वाला है। और विशेष तौर पे बायां और दायां जो आंख होती है हमारी, और नेत्र ज्योति का भी जो कारक है वो सूर्य है। सूर्य जो ग्रहण लग रहा है सूर्य को, तो थोड़ा सा आईसाइट की भी प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है। और स्वाति नक्षत्र से हम देखते हैं किडनी की प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम। तो अग्नि वाले जो हम जठराग्नि की बात करते हैं वो थोड़ा सा यहाँ मंद हो सकती है। मौसम के अंदर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है और आने वाले समय के अंदर लगभग 15 दिन तक आप मान के चलिएगा कि स्वास्थ्य के अंदर उठापटक ना हो, स्वास्थ्य का कोई दिक्कत या परेशानी बिल्कुल ना हो। हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आचार्य डॉक्टर गोविंद वल्लभ जोशी, किन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है और किनके लिए अच्छा है? जी अतिथि जी, हमारे यहाँ जो इस ग्रहण के समय जो ठीक ठाक है, श्रेष्ठ है, उसमें योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोल रहे हैं, जरा सुनने की कोशिश जी करते हैं। जी लगा लीजिए, आप चलाइए। परवेज लिख देना बस, परवेज देखिए, यहाँ ब्रह्मांड की अद्भुत घटनाओं में से एक है। देने से नहीं है ना, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण की प्रवृत्ति रही है, उसी के क्रम में अमावस्या के अवसर पर आज सूर्य ग्रहण की घटना को यहाँ पर देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं भी आया था, तो मेरी जिज्ञासा थी कि वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मांड की इस अद्भुत घटना को कैसे देखा जाना चाहिए और किस रूप में क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। तारामंडल गोरखपुर की ओर से इसकी व्यवस्था की गई थी। मुझे लगता है इस हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा है और उसके बारे में जो रहस्य भरे पड़े हैं, उन रहस्यों को उद्घाटित करना बाकी है।
और अगर उस पर हम सब हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ कार्य करेंगे तो हम लोग मानव कल्याण के मार्ग को और अच्छे ढंग से प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं केवल उसी जिज्ञासा के साथ आज यहाँ पर आया था। एक अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की थी यहाँ पे इन सभी उस रहस्य को देखने के लिए भी, और हम लोगों ने देखा कि आंशिक सूर्य ग्रहण को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उसको भी अवलोकन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। खुद उनके द्वारा इस बात का जिक्र किया गया कि उनकी दिलचस्पी थी, और वो तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले हमने आपको जी न्यूज पर दिखाई थी जब उन्होंने खुद सूर्य ग्रहण देखा था। लेकिन एक बार फिर से दोहराते हुए सावधानी के साथ, जोश में होश नहीं खोने चाहिए। जाहिर तौर पर ये एक ऐसी घटना है जिसे हर कोई देखना चाहता है, लेकिन इसे देखने के लिए आपको खास तरह के इक्विपमेंट की जरूरत है। आप इसे खुली आंखों से इस तरह नहीं देख सकते हैं, और इसीलिए अवेयरनेस, जागरूकता क्रिएट करने की कोशिश हम अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से, और साथ ही जब आप ये तस्वीरें देखते हैं तो इन्हें किस तरह से देखना और समझना है, क्योंकि बार बार एक टकराव देखने को मिलता है जब साइंस और एस्ट्रोलॉजी में एक समन्वय की कमी दिखाई देती है और वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं अपनी अपनी मान्यताओं और अपने अपने रूल्स को लेकर। चलिए से आचार्य डॉक्टर गोविंद वल्लभ जोशी जी यहाँ पर, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, करीब 20 मिनट और बाकी हैं, 17-18 मिनट का बल्कि कहना चाहिए। सूर्य ग्रहण जब समाप्त होगा उसके बाद जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे, जिस सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव की बात थोड़ी देर पहले आचार्य सचिन शिरोमणि कर रहे थे, उसे कम किया जा सकता है? दीदी जी, वृश्चिक, सिंह, धनु और मकर में ये ठीक है, इसमें ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं है। और मेष, कन्या, कुंभ में इसका मध्य प्रभाव है 100 और जो कष्टदायक और ज़्यादा परेशानी वाला है मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन में। लेकिन सभी को इससे सावधानी रखनी चाहिए और उस समय ग्रहण समाप्ति के बाद उनको स्नान करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और ब्रह्मांड में सबसे बड़े यही पंच तत्व, महतत्व से ही ये सारा चराचर का खेल बना हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले जल तत्व से स्नान करें, गंगा जल डालें, और गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, समस्त नदियों का अगर श्लोक याद हो तो नहीं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, इन समस्त नदियों का स्मरण करें, ताकि उसमें हमारे यहाँ उसमें गंगा स्नान का पुण्य भी मिलेगा और साथ में हमें तीर्थ भरण का लाभ भी मिलेगा। उसके साथ हमें राष्ट्रीय एकता के सूत्र भी मिलेंगे। हमारी बड़ी विशाल भावना इसके साथ रहेगी। ठीक है विनोद श्रीवास्तव जी, पहले भी सूर्य ग्रहण हुआ, आंशिक सूर्य ग्रहण इस बार भी हो रहा है। अभी जो दर्शक आपको देख और सुन रहे हैं, इस बार का ये जो सूर्य ग्रहण है ये किस मायने में, किस सवाल के जवाब के लिहाज से अहम हो सकता है? और ये जो टकराव है साइंस और आस्था के बीच, एस्ट्रोलॉजी की बात जब की जाती है, ज्योतिष शास्त्र की बात जब की जाती है, क्या ये टकराव जो है इसे समन्वय के तौर पर नहीं बदला जा सकता है क्या? विनोद श्रीवास्तव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ज्ञान भारतीय विकास संगठन ने 10 लाख लोगों को 2 दिन के अंतराल में छोड़ा। इस दिन की ये परिक्रमा मानी क्रिया हो रही थी सूर्य ग्रहण की, और अगले दिन उसी समय जबकि सब कुछ सामान्य था, तो 2 तरह के डेटा इकट्ठा किए गए उड़ान के दौरान, उनका फिर समन्वय किया गया। उसके बाद में फिर हमारे पास भी ऐसे रॉकेट जो हैं हम लोग साल भर छोड़ते रहते हैं, उन डेटाओं से इनका समन्वय किया गया। तो साइंटिफिकली क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है उस समय यकाएक सूर्य से आने वाली रेडिएशन जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है उतने अंतराल तक। उस अंतराल में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इसकी स्टडी करने के लिए भारतीय इसरो ने बहुत बड़ा एक मुहिम चलाया था, और जिसमें कि रॉकेटों को 2 जगह से, हमारे टल से, त्रिवेंद्रम से और श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से छोड़े गए थे। जो साइंटिफिक डेटा है उनका एनालिसिस ज़्यादातर हम लोग के अंदर ही रहता है, इसरो के अंदर में ही रहता है। उसको अगर किसी को ज़रूरत होती है तो उसके लिए उसके रिक्वेस्ट पे
इस तरह की डेटा उनको प्रदान किए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब इस तरह की खगोलीय विधियाँ होती हैं तो हमारे वातावरण में और हमारे इसमें क्या डिस्टर्बेंसेस होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, इनको हम लोग स्टडी करते हैं। ये हमारा मुख्य ध्येय रहता है। आचार्य सचिन शिरोमणि ये कह रहे हैं कि किस तरह के बदलाव आते हैं, जो अलग अलग साइंटिफिक स्टडी चल रही होती है। साथ ही इसरो तो बहुत बड़ा जो एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है वो चलाता है। लेकिन अगर यहाँ पर अब ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से बात की जाए तो ज्योतिष शास्त्र के लिए सूर्य ग्रहण का विश्लेषण वो कितना अहम है, भविष्य में के गर्भ में क्या है उसे जानने और समझने के लिहाज से? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है अदिति जी। अब जब बदलाव की बात आती है तो हम बात कर लें, आज चूंकि सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण जो है हमारी प्रकृति के अंदर उसको बैलेंसिंग जो पावर देता है, सूर्य का जो प्रकाश आता है वहां से जो एनर्जी आती है, जो पावर आती है, वो हमारी प्रकृति के अंदर एक बैलेंस को जो है मेंटेन करती है। अब सूर्य अगर ग्रसित हो जाए तो सूर्य जिन जिन चीजों का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य स्वास्थ्य का कारक है, सत्ता का कारक है, तो विशेष तौर पर इस सूर्य ग्रहण का जो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सत्ता का भी कारक है, और जो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं उनके स्वास्थ्य का भी कारक है। तो दो चीजें यहां पर हम कंसीडर करेंगे। तो यहां पर जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर इसका अच्छा असर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। बात करें इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव अभी आपने जो पॉइंट उठाया, आपने कहा कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके लिए जो सूर्य ग्रहण है ये भारी है जी, अगर मैं सही समझ पाई। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं अदिति जी आप। तो आने वाले लगभग 15 दिन जब तक इस ग्रहण का जो प्रभाव पड़ेगा तो उन लोगों को भी, और विशेष तौर पर जिन लोगों की कुंडली के अंदर सूर्य निर्बल है, कमजोर है, तो उनको भी अपना विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और ये जो जब आप सत्ता की बात करते हैं तो सत्ता से आपका मतलब है दुनिया भर में जो लीडर्स हैं उनके लिए, या फिर आप ये भारत के संदर्भ में और भारत की राजनीति के संदर्भ में कह रहे हैं? देखिए, ये सभी लोगों के लिए सत्ता का जो कारक है, जो इंडिकेट करता है, वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य पावरफुल प्लेनेट है, सभी प्लेनेट्स को ये अपनी पावर देता है। तो यहाँ पर जो हम कहेंगे सभी लोगों के लिए कहेंगे, चाहे वो किसी पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान जरूर रखना चाहिए। हमारे साथ सृजन पाल सिंह जी भी हैं। सृजन पाल सिंह जी, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को आपके लिहाज से इन तस्वीरों में क्या खास, और अब करीब कहना चाहिए 10 मिनट का और वक्त बाकी, ऐसा कोई साइंटिफिक सवाल जिसका जवाब आप इस पार्शियल सोलर एक्लिप्स से आपकी निगाहें टिकी हो कि जो स्पेस में एक्सप्लोरेशन चल रही है उसके लिहाज से कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब की तलाश आपको लगता है इस सोलर एक्लिप्स के बाद खत्म हो जाएगी? देखिए, सोलर एक्लिप्सेस तो अक्सर होती हैं, तो ये तो एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। अगर साइंटिफिक एनालिसिस से हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट होता है जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, यानी कि पूरा सूरज ढक जाता है चंद्रमा से। लेकिन इस सोलर एक्लिप्स से भी हमें लाइफ फॉर्म्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, अगर क्योंकि सोलर रेडिएशन पे कुछ तो कमी आई जाती है, कुछ समय के लिए ही कमी आ जाती है, तो इस पे क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में हम स्टडी करते चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। इससे कोई विशेष उभर करके सामने तो नहीं आने वाला, लेकिन आने वाले समय में जब हम दूसरे ग्रहों पे जाएंगे या स्पेस में रहना ज़्यादा शुरू करेंगे, उस समय इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम चंद्रमा पे रहना शुरू कर दें तो वहाँ पर तो पृथ्वी बहुत बड़ी है उनके आकाश में, और वो कई बार चंद्रमा के ऊपर सोलर एक्लिप्स करती रहेगी, क्योंकि उसका रोकती रहेगी, पृथ्वी बड़ी है। तो चंद्रमा पे जब हम रहेंगे तो बहुत सारे सोलर एक्लिप्सेस हमें देखते रहेंगे हम पृथ्वी की वजह से, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा शायद हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा आगे चल के चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपने कुछ आचार्यों ने कुछ सवाल उठाए थे कि मेष राशि के ऊपर फर्क पड़ेगा। अब मैं कोई ज्योतिष विज्ञान का कोई बहुत मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने देखने की थोड़ी बहुत कोशिश करी। तो आज एक प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, और हमें बताया गया है कि मेष राशि के लिए परिणाम थोड़े खराब होंगे सोलर इक्लिप्स के। इंटरेस्टिंगली उनकी राशि भी मेष है, सो मुझे नहीं पता कि ये शायद इम्पैक्ट उनके ऊपर पॉजिटिव पड़ा है, जबकि हम सोच रहे थे कि मेष राशि पे खराब प्रभाव पड़ेगा, वो तो प्रधानमंत्री बन गए। सो मुझे लगता है कि ऐसे डेटा जो है, आपने जो सवाल उठाया ना, हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य डॉक्टर गोविंद वल्लभ जोशी है, वो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो ऑलरेडी बन गए हैं, प्रभाव तो भी आने वाले दिनों में होगा। आचार्य डॉक्टर गोविंद वल्लभ जोशी मुझे कह रहे हो? अच्छा, हाँ बिल्कुल अदिति जी, ऐसा है। सामान्य रूप में लोग कह देते हैं ना राशि
बोला पंडित जी कोई भी दिखाई दे तो ठिठौली सी, पंडित जी मेरी क्या राशि चल रही है? भैया बड़े बड़े पढ़े ले, राशि का मतलब है समूह, आकाश गंगाओं का समूह। किस आकाश गंगा समूह में किस समय सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, उसकी गणना के आधार पर जातक के शरीर पर, पृथ्वी पर, सारे भूमंडल के देशों में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे लग्न स्थापित होता है। लग्न से उस समय ग्रह को स्थिति कितने कोण में है, कब सूर्य की किरण पड़ रही, कब बृहस्पति के किस एंगल में पड़ रही है, ये समग्र अध्ययन है। दूसरी बात अतिथि जी आपने कहा बनतों के हम तो शुभकामना देते हैं, क्योंकि ये जो ग्रहण है पश्चिमी देशों के लिए कष्टदायक है। यूरोप में इस समय अमेरिका और ब्रिटेन आदि का वर्चस्व पर आघात आ सकता है। मैं कई बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अस्त होता हुआ, अग्रसित होता हुआ अस्त हो रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। और इसके बाद चंद्रमा का जो हमारे यहाँ पूर्णमासी, कार्तिक पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगेगा, वो ग्रसित होके उदय होगा और यही निर्मल होके चला जाएगा। उसका प्रभाव पश्चिमी देशों के लिए अधिक पड़ने वाला है। दूसरा एक बात और बताऊंगा, क्योंकि आपने पश्चिमी देशों का जिक्र किया और उनके सूर्यास्त की बात की, सूर्य उदय किसका हो रहा है? सूर्योदय कौन से देश का हो रहा है? देखिए उनको इस समय तो पश्चिम में हो रहा है, हमारे यहाँ रात्रि होने जा रही है, लेकिन उनके यहाँ ग्रसित हो चुका, अस्त तो हमारे यहाँ अब हो रहा है। हमारे यहाँ अस्त होकर के वो ग्रसित ही उनकी ओर जा रहा है। हम अपने एंगल को देखें। भविष्य की दशा के लिहाज से आचार्य जी आपसे पूछ रही थी कि किस देश का सूर्य उदय हो रहा है, किस देश का भाग्य बुलंद हो रहा है? अदिति जी ऐसा है, भारतवर्ष की जन्मपत्री में बहुत उच्च योग बना हुआ है। दूसरा, जैसे हम बचते हैं शास्त्रज्ञ लोग राजनीतिक टिप्पणी से, लेकिन जो सामने है पुतिन और मोदी जी की मैत्री भाव है, दोनों के गजकेसरी योग है। इनका कॉम्बिनेशन बहुत आगे के लिए बहुत अच्छा बनेगा। चाइना अपनी जो है विसंगतियों में आलोचना समालोचना में घिरेगा, कोई बलिष्ठ चाहे वो उत्पात करने में आगे दिखाई दे, और अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ठीक है, इनके लिए कोई अच्छा समय नहीं है। ठीक है प्रतीक जी, अगर यही सवाल आपसे पूछूं, किस देश पर भारी? अभी तक तो यहाँ पर राशियों की बात हो रही है, अगर राष्ट्रों के लिहाज से सूर्य ग्रहण को समझा जाए तो? देखिए, तुला राशि पर और मेष राशि, इसके एक्सेस पर ये ग्रहण बन रहा है कि सूर्य राहु जब एक साथ होते हैं या सूर्य केतु, तब ग्रहण होता है। और उसके अपोजिट जो दूसरी राशि होती है वो मेष होती है। तो दो लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेष और तुला वाले। ऋषि सुनक की अगर राशि नाम से सुनी जाए, समझी जाए, तो तुला निकलती है। तो निश्चित तौर पर पश्चिम इम्पैक्ट होगा। आज दर्शन पाल जी ने कहा कि भाई वो पीएम बन गए, लेकिन क्या बने रहेंगे? क्योंकि जुपिटर एंड सन इस प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी, और सूर्य खुद स्टेबल नहीं है, ग्रहण में है, तो क्या वो स्टेबल रहेंगे? तो ये एक देखने लायक बात होगी। वैसे भी ब्रिटेन में पिछले 3 साल से जो चल रहा है आप सब देख रहे हैं। रही बात इकोनॉमी की और पश्चिम की, तो वो नीचे आ रहा है, चाहे यूरोप हो चाहे ब्रिटेन हो। तो ये खास तौर से ग्रहण जो कि तुला राशि में है और वायु तत्व की ये राशि होती है, निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक काफ़ी खराब रहेगा पश्चिम देशों के लिए। एशियाई देश खास तौर से बेटर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो उसके लिए सूर्य ग्रहण के क्या अगर भारत की बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली हमारे 6ठे भाव पे खास तौर से सूर्य जब राहु केतु के साथ बैठ जाते हैं, आमने सामने राहु केतु होते हैं, सूर्य उसके साथ होता है, तो निश्चित तौर पर शत्रुओं का दमन होता है, नौकरियां बेहतर होती हैं। सिर्फ एक ही डर रहता है, वो ये कि राज सत्ता या सत्ता में बैठे हुए व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ये योग कर्जों को भी कम करता है। तो भारत पर जो वर्ल्ड बैंक का कब्जा है, अगले 1 महीने में उस पर भी राहत मिलेगी, इकोनॉमी अच्छी दिशा में जाएगी। और ख़ास तौर से बस कुछ मुख्य नेताओं को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और अगर बाकी चीज़ें देखें तो भारत के लिए ये ग्रहण कहीं से भी अशुभ नहीं कहा जा सकता। आचार्य सचिन शिरोमणि जी, यही सवाल अगर आपसे पूछूं, सत्ता के लिए अभी आपने कहा था जो सत्ता में है उन पर भारी है, लेकिन अगर राष्ट्रों के लिहाज से पूछूं, देशों के लिहाज से पूछूं, तो ये सूर्य ग्रहण सबसे ज्यादा भारी किस पर, और भारत के लिए किस तरह का संकेत और संदेश इसमें? देखिए अदिति, भारतवर्ष की राशि से छठे लग्न से छठे भाव के अंदर जब ये ग्रहण आता है तो छठा भाव हमारे शत्रुओं का होता है, और वहां जब सूर्य गोचर करते हैं तो शत्रु दमन बिल्कुल जाहिर सी बात है होगा। और साथ ही यहाँ पर लोगों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगा। भारतवर्ष के लिए विशेष तौर पे ये जो ग्रहण है वो लाभप्रद साबित होगा। उन चीजों का अनुसरण करना होगा जो सूर्य के कारक तत्व हैं।
देखिए सूर्य प्रकाश का कारक है, रोगों और मेडिसिन के लिए लिहाज से भी देखा जाए तो आने वाले समय के अंदर कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी वैक्सीन और इजाद होगी जो लोगों को सेहत प्रदान कर पाएगी। तो ये बहुत अच्छा भारत के लिए साबित जरूर होने जा रहा है, क्योंकि छठे भाव के अंदर लगा हुआ ग्रहण हर तरीके से लाभप्रद साबित जरूर होता है। सुजनपाल सिंह जी, क्योंकि यहाँ पर भारत के लिए इसमें अच्छे संकेत की, शुभ संकेत की बात की जा रही है, भारत के शोध कार्यों के लिहाज से बात करूँ, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, जो R&D से जुड़ा हुआ काम है, उस लिहाज से ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स जो है, ये उन प्रोग्राम्स को, उन स्टडीज को, उस रिसर्च को, उस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को कहाँ ले जा सकता है? भारत में इस सोलर एक्लिप्स के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़, जैसे हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। भारत अंतरिक्ष और स्पेस रिसर्च में एक अग्रणी देश है, हमने बहुत तरक्की करी है, हम दुनिया के टॉप देशों में गिने जाते हैं और इसलिए भारत की सभी संस्थाएं जो विज्ञान और अंतरिक्ष से संबंध रखती हैं वो इसका स्टडी कर रही हैं और इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे उसका वो इस्तेमाल भी करेंगी। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि भारत के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और हम भाग्योदय होगा भारत का, और मुझे लगता है कि उस भाग्योदय में एक बहुत बड़ा हाथ उन युवा शक्ति का होगा, उस मन का होगा, उस वैज्ञानिक सोच का होगा। अभी हमने कुछ दिन पहले इसरो से इतना बड़ा लॉन्च किया जो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कीर्तिमान था, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे थे कि ज्योतिष और विज्ञान और तकनीक को साथ आना होगा, अब हमारे आचार्यों ने तो हमें बोल ही दिया है कि हमारा भाग्योदय होगा। अब हमारी युवा शक्ति और हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को हमें इस्तेमाल करके भारत का ट्रूली भाग्योदय करना होगा। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर विनोद श्रीवास्तव जी, जो इस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की बात अभी यहाँ पर सृजनपाल सिंह भी कर रहे थे, लेकिन बार बार लौट कर ये पूरा डिस्कशन जो है एक ही सवाल पर आता है, भारत का भाग्योदय हो, भारत आगे बढ़े, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो चाहे वो साइंस हो, दोनों का ध्येय एक ही है। लेकिन जब इस तरह की एक नेचुरल फिनोमिना होता है उस पर